सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कहानी है लंदन में रहने वाले एक भारतीय परिवार की जो एक दिन अचानक गायब हो गया। और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो सब के सब सन्न रह गए। ये कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। 14 फरवरी 2003 लंदन में एक रहने वाले भारतीय परिवार के घर में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन के एक तरफ हैं ओंकार वर्मा, जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, जर्नलिस्ट का काम करते हैं, और वो इस घर में बात कर रहे हैं नैन्सी से, जो उनकी छोटी बहन है और इस परिवार की बहू है। नैन्सी फ़ोन उठाती है और वो सीधे फ़ोन पर ये कहती है कि मैं कुछ घबराई हुई हूँ, क्योंकि मेरे पति पहली बार ऐसा हुआ है कि कल सुबह से गए हैं और आज तक वापस नहीं आए हैं। असल में नैन्सी बात कर रही थी अपने पति अनिल चौहान के बारे में, क्योंकि नैन्सी के पति अनिल चौहान लंदन में एक फ्रेट कंपनी चलाते थे, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले जैसे कंपनीज होती हैं। और इस परिवार में उनके दो छोटे बच्चे थे, एक 1.5 साल का, एक 2 महीने का। और जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त नैन्सी की माँ भी पंजाब से आई हुई थी उन्हीं दोनों छोटे बच्चों की देखरेख के लिए। तो कुल मिलाकर जब ओंकार वर्मा को ये पता चलता है कि उनके जीजा 2 दिन से लापता हैं, 13 फरवरी की सुबह गए थे और 14 फरवरी की शाम को जब बात हो रही है वो तब तक वापस नहीं लौटे हैं, तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम कुछ पता करो, कुछ इंक्वायरी निकालो, उनके दफ्तर में फ़ोन करो। उसके बाद नैन्सी ये कहती है कि हाँ, मैंने उनके दफ्तर में भी कांटेक्ट किया है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। अब ओंकार वर्मा को भी चिंता सताने लगती है और वो कोशिश करते हैं कि अपने स्तर से न्यूजीलैंड में रहते हुए वो इस बारे में कुछ पता करें। इस बीच 14 फरवरी का दिन निकल जाता है। 15 फरवरी को जब वो फ़ोन करते हैं तब तक कुछ ऐसा होता है कि नैन्सी भी फ़ोन नहीं उठाती है। अब नैन्सी का फ़ोन भी नहीं उठ रहा है और उन्हें एक दिन पहले पता चला है कि उनके जीजा का भी कोई पता नहीं है। अब वो परेशान होने लगते हैं। इस बीच वो लंदन में अपने कुछ दोस्तों को बताते हैं कि जाके पता करो कहाँ हैं ये लोग, अचानक कैसे गायब हो गए। पहले मेरे जीजा गायब हुए, फिर मेरी सिस्टर का भी पता नहीं लग रहा है। कुछ लोग उनके घर जाते हैं और पता चलता है कि घर में तो ताला लगा है। न्यूजीलैंड में रहते हुए लंदन पुलिस को संपर्क करते हैं ओंकार वर्मा। कहते हैं मेरी बहन का पूरा परिवार लापता है, एक दिन पहले उनके पति लापता हुए, घर में ताला लगा है और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग रोज़ाना फ़ोन पर बात करते हैं, उनका ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कहीं जाने का। फिर पता किया जाता है उसकी कंपनी में, तो पता ये चलता है कि ये जो सीवा नाम की कंपनी अनिल चौहान चला रहे थे, इन्होंने वो कंपनी रातों रात किसी को बेच दी है। और जिस दिन वो गायब हुए उसके अगले दिन ही उस कंपनी के नए मालिक और नई मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लिंडा के बारे में वहाँ काम करने वाले लोगों को बताया गया। साथ ही ये भी पता चलता है कि अनिल चौहान ने अपने दफ्तर में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को एक मेल के ज़रिए ये बताया है कि मेरा मन अब इस काम से ऊब चुका है और मैं इस कंपनी को बेच रहा हूँ और अब से आपके नए मालिक केनेथ रीगन और ब्लिंडा होंगे। अब ये बात ओंकार वर्मा को भी पता चलती है, जो न्यूजीलैंड में बैठे हैं। उन्हें बात बहुत अटपटी लगती है कि ऐसी कभी मेरे सामने बात नहीं हुई कि वो शिफ्ट होना चाहते हैं या कंपनी बेचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वो कंपनी खड़ी की गई थी। इस बीच 20 दिन बीत जाते हैं और 5 मार्च की तारीख आ जाती है 2003 में। ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से इंग्लैंड पहुंचते हैं और अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करते हैं। वो पुलिस से परमिशन लेकर उस दरवाजे का ताला तोड़ते हैं जो उनकी बहन के घर के बाहर लगा था, और अंदर दाखिल होने के बाद जो अंदर का मंजर नज़र आता है वो बहुत कुछ कह रहा था। उस घर में बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, जैसा कि एक आम तौर पर घरों में होता है जहां 2 बच्चे हों, सामान थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े गीले पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस यहाँ कोई रह रहा था और अचानक से चला गया। तो जाहिर है अगर वो कहीं गए हैं तो सब कुछ पैक करके जाएंगे, सब कुछ समेट कर जाएंगे, कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े तो छोड़कर नहीं जाता। इस बीच उनकी नज़र पड़ती है उनकी माँ के गुरु ग्रंथ साहिब पर, जो कि वो हमेशा अपने साथ रखती थी, उनकी प्रेयर बुक, और वो टेबल पर दिखाई देती है।
ओंकार वर्मा को, और ओंकार वर्मा ये देखकर चौंक जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप इसके आधार पर जांच शुरू करिए, क्योंकि जितना मैं अपनी माँ को जानता हूँ, उन्होंने कभी भी अपनी प्रेयर बुक को अपने से अलग नहीं किया। अगर वो कहीं गई भी हैं तो इस प्रेयर बुक को वो साथ लेकर जाती। लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत सारे जांच पड़ताल की गई, अचानक कंपनी क्यों बेची गई इसको भी पता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो दस्तावेज थे वो सारे असली थे। वकीलों को कागज़ दिखाए गए, उन्होंने कहा हाँ ये तो प्रॉपर कंपनी बेची गई है, ये मेल भी उन्होंने ही किया है। इस बीच ओंकार वर्मा बताते हैं कि उनकी बहन ने एक अजीब सी बात बताई थी जो बहुत हैरानी देने वाली है, और वो बात ये थी कि उनके दफ्तर में जब उनकी पत्नी ने फ़ोन किया तो किसी ने उन्हें बताया कि वो हॉलैंड गए हैं किसी काम के सिलसिले में। और फिर जब उनकी बहन के फ़ोन की आंसरिंग मशीन चेक की गई तो देखा कि उसमें एक वॉइस मैसेज था जो कि अंग्रेज़ी में था, जिसमें अनिल चौहान का एक मैसेज था। वो अंग्रेज़ी में मैसेज था कि मैं किसी ज़रूरी काम से ब्रिटेन के बाहर आ गया हूँ और मैं वापस आ जाऊँगा, चिंता मत करना। वो मैसेज इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि ओंकार वर्मा ने बताया कि उनके जीजा अपने घर में पंजाबी भाषा में ही बात करते थे, और अगर कोई मैसेज वो अपनी वाइफ को दे रहे हैं तो वो अंग्रेज़ी में क्यों देंगे। क्या कहीं कुछ ऐसा था कि वो मैसेज देने के लिए किसी ने उन्हें बोला था, और जिसने उन्हें बोला था वो पंजाबी नहीं जानता था, वो अंग्रेज़ी जानता था। ये बात एक चौंकाने वाली थी। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब का टेबल पर पड़े होना, ये चौंकाने वाला था। और कहीं से कहीं तक और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। फिर नज़र जाती है कि इस कंपनी को खरीदा किसने है, और जो खरीदने वाला व्यक्ति था उसका नाम केनेथ रीगन बताया जाता है। केनेथ रीगन ने अपनी ही एक दोस्त ब्लिंडा को उस कंपनी का एमडी बना दिया था। केनेथ रीगन से पुलिस पूछताछ करती है कि आपने कब ये कंपनी खरीदी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने प्रॉपर तरीके से खरीदी है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बने थे और जो सिग्नेचर थे वो अनिल चौहान के थे। और उसमें उन्होंने एक मेल में लिखा भी था अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आखिरी मेल भेजा, इसमें उन्होंने कहा कि मैं ऊब गया हूँ। लेकिन पुलिस को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था, और सबसे बड़ी बात ओंकार वर्मा का ये कहना था कि अगर पूरे परिवार ने उन्हें बिना बताए ये कंपनी बेच भी दी है और वो कहीं चले भी गए हैं तो वो उनसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वो अपनी बहन से या बहन के घर वालों से बात नहीं करते थे। इस बीच इंडिया में पता कराया जाता है कि उनके गांव में कोई आया हो, लेकिन पांचों का कुछ पता नहीं। पांचों से मतलब अनिल चौहान, उनकी पत्नी नैन्सी चौहान, नैन्सी चौहान की माँ चरणजीत कौर, और वो दो नन्हे मुन्ने बच्चे जो एक 2 महीने और एक 1.5 साल का है। और हर कोई हैरान है, ना वो इंडिया पहुंचे हैं, ना वो ब्रिटेन में है, घर पे ताला है, पांचों गायब हैं, किसी का फोन नहीं लग रहा। पुलिस और जांच आगे बढ़ाती है, तब एक सच सामने आता है कि ये जो केनेथ रीगन है ये असल में जेल से 5 साल की सजा काट कर लौटा है। फिर इसके बारे में और पड़ताल की जाती है तो हैरान करने वाला सच सामने आता है, और वो सच ये कि एक वक्त में, यानी ये घटना है 2003 की, लेकिन लेट 90s की बात है, कि ये जो केनेथ रीगन है ये ब्रिटेन का, लंदन का एक बहुत जाना माना ड्रग सप्लायर, ड्रग स्मगलर था, और इसे एक केस में 20 साल की सजा हुई थी। इस सजा की सुनवाई के दौरान जब उसको समझ में आ गया कि वो बच नहीं सकता है, तो उसने अदालत में एक प्रस्ताव रखा था कि मैं जितने भी बड़े ड्रग डीलर्स हैं सबको पकड़वा दूंगा अगर मेरी सजा कम की जाए तो। और वो ऐसा करता है। पुलिस के हाथ बहुत बड़े ड्रग सप्लायर्स लगते हैं, ड्रग स्मगलर्स लगते हैं, तो पहले उसकी सज़ा को 20 साल से कम करके 8 साल किया जाता है, और फिर उसे 3 साल किया जाता है। केनेथ रीगन 3 साल की सज़ा काटकर जब बाहर आ चुका था, उस वक्त उसके दिमाग में एक प्लानिंग शुरू हुई, क्योंकि अब उसे एक फ्रेट कंपनी की ही तलाश थी जो कि अनिल चौहान चलाते थे, यानी एक ऐसी कंपनी जो सामान को इधर से उधर भेजती है। और जाहिर है इसकी आड़ लेकर केनेथ फिर से अपना धंधा शुरू कर सकता था। इसलिए केनेथ इस कंपनी में बतौर ड्राइवर नौकरी करने जाता है। कुछ समय बाद अनिल चौहान का विश्वास जीत लेता है। बातों ही बातों में एक दिन अनिल चौहान उससे जिक्र करते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करें, क्योंकि यूके में जिस तरह की तालीम दी जाती है
उनका उसमें विश्वास नहीं था और बातों ही बातों में वो ये भांप लेता है कि अगर मौका मिले और अच्छी कीमत मिले तो ये जो अनिल चौहान है ये अपनी कंपनी को बेच देंगे। बस अब उसकी पूरी तैयारी शुरू हो जाती है और इसमें वो बिना बताए अपनी एक दोस्त ब्लिंडा को शामिल करता है और ब्लिंडा को शामिल करने का रीज़न सिर्फ इतना था कि ब्लिंडा के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। यानी प्लानिंग ये थी कि अनिल चौहान को अगर रास्ते से हटाया जाता है तो फिर उसकी बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया जाएगा। और ये सारी प्लानिंग करके वो एक दिन अनिल चौहान को अपने घर बुलाता है और कहता है कि मुझे आपकी मीटिंग करानी है, एक बहुत अच्छे बायर हैं और ये बताया जाता है कि करीब 3 मिलियन पाउंड में वो आपकी कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हैं। 3 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ी रकम थी। अनिल चौहान को लगा कि चलो ठीक है, मीटिंग करते हैं। और अनिल चौहान को उसी 13 फरवरी के दिन, जिस दिन के बाद से वो लापता हो गए थे, 14 फरवरी से तो उनकी पत्नी को चिंता हो रही थी, वो अपने घर ले जाता है। डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, उनसे साइन करवाता है और उसके बाद सर पे एक भारी चीज़ मारकर वहीं उनकी हत्या कर देता है। उसको पहले से पता था केनेथ रीगन को कि अनिल चौहान की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। वो अपने 2 साथियों के साथ, विलियम और पीटर को साथ लेता है और ब्लिंडा के फार्म हाउस पर पहुंचता है। ब्लिंडा अपने फार्म हाउस में न हो उस वक्त, जिस वक्त की वो उसकी लाश को दफना रहा है, इसके लिए भी एक पूरा खेल केनेथ रीगन ने चला हुआ था। उसने ब्लिंडा को इस नई कंपनी में बिजी कर दिया था, कह दिया था कि मैं आपको हायर कर रहा हूँ एक बहुत हाई सैलरी पर। जाहिर है ब्लिंडा उस ऑफर को मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे सैलरी ही इतनी ज़्यादा बताई गई थी। और वो ये सुनिश्चित करता है कि जिस वक्त हत्या के बाद वो लाश को दफनाने वहां पहुंचे तो ब्लिंडा ना हो, और ऐसा ही होता भी है। इस बीच केनेथ रीगन ने ब्लिंडा को यह भी बताया हुआ था कि मैं आपके फार्म हाउस पर एक ड्रेनेज बनाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करूंगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। यानी उसने पहले ही दिमाग में ये भर दिया था ब्लिंडा के कि वो इस फार्म हाउस में कुछ खुदाई करने वाला है। हालांकि ब्लिंडा इस बात से अनजान थी कि इस खुदाई का मकसद क्या हो सकता है। अनिल को वहां दफनाने के बाद फिर उसे ख्याल आता है अगले दिन 14 फरवरी को। इस बीच वो अनिल से वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करवा लेता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वो अनिल उसके घर में घुसा था, अनिल को बता दिया गया था कि तुम किडनैप हो चुके हो, यहाँ से जा नहीं सकते, तुमको पेपर भी साइन करने पड़ेंगे, कंपनी हम तुम्हारी ले रहे हैं लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना है। और वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज भी उससे करवा लिया गया था, उससे वो मेल भी लिखवा लिया गया था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करके बॉडी को दफनाया जा चुका है। अब केनेथ रीगन को ये लगता है कि अगर ये अपने घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता होगी। ऐसे में अब हमें इनके घर वालों को भी खत्म करना होगा। 14 फरवरी जो आखिरी बात हुई थी नैन्सी की अपने भाई से, उसके कुछ समय बाद केनेथ रीगन अपने 2 साथियों के साथ, पीटर और विलियम के साथ पहुंचता है चौहान के घर पर। और वहां जो मौजूद 4 प्राणी हैं, वो 2 छोटे बच्चे, चरणजीत कौर, नैन्सी चौहान की माँ और नैन्सी चौहान, उनको वहां खत्म कर देता है। बॉडी को, उनकी तीनों की बॉडीज को वो अपनी गाड़ी में डालता है और ब्लिंडा के उसी फार्म हाउस पर ले आता है। इस बीच 15 फरवरी को जब वो ये कर रहा होता है कि नैन्सी चौहान और 2 छोटे बच्चों और चरणजीत कौर की जो बॉडी उसको ठिकाने लगा रहा होता है, उस बीच ब्लिंडा वहां आ जाती है और उसको कुछ शक होता है कि उसे बिना बताए उसके फार्म हाउस पर ये इतनी बड़ी खुदाई क्यों चल रही है, और अगर करना भी था तो एक बार परमिशन ली होती, बताया होता। जब वो वहां पर खुदाई होते हुए देखती है तो वो टोकती है और पूछती है। उसे जवाब मिलता है कि हम तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, तुम्हारी ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए, लेकिन उसे कुछ शक होता है। इस बीच उसे यह भी पता लग जाता है कि वो जो अनिल चौहान है वो गायब है, उसकी भी पुलिस पहचान कर रही है और शक जो है वो सीधे केनेथ रीगन पर जा रहा है। कुल मिलाकर ब्लिंडा को यह समझते देर नहीं लगती कि इस सब के पीछे रीगन हो सकता है, क्योंकि रीगन उसके फार्म में खुदाई भी कर रहा है, उसे उसके फार्म से दूर भी रख रहा है। अचानक उसने कंपनी भी खरीद ली है
तो जेल से वो सजा काट कर आया है, इतना पैसा उसके पास कैसे आया कि उसने इतनी बड़ी कंपनी खरीद ली। ये तमाम बातें जब उसके दिमाग में घूमती है तो वो पुलिस को बताती है कि मुझे रीगन पर शक है, इसने मुझे अचानक हायर किया है, एक कंपनी खरीदी है और मेरे फार्म हाउस में खुदाई की है। पुलिस को इस समझते देर नहीं लगी। अप्रैल का महीना तब तक आ चुका था और अप्रैल के महीने के दौरान एक घटना ये होती है कि कुछ मछुआरों को एक लाश मिलती है। ओंकार वर्मा उन दिनों इंग्लैंड में ही हैं, उन्हें वहाँ ले जाया जाता है और वो उस लाश की शिनाख्त करते हैं अनिल चौहान की लाश के तौर पर। वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरे जीजा अनिल चौहान है। अब पुलिस का शक और बढ़ गया था। इस बीच रीगन अपने एक साथी के साथ फरार हो जाता है, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा जाता है और उसके फिर बाद करीब 12-13 दिनों तक ये चेस चलता है और फिर बाद में बेल्जियम से इसे गिरफ्तार किया जाता है केनेथ रीगन को, और वो पूरा इकबाल जुर्म करता है। नवंबर का महीना आते आते तो नैन्सी की लाश भी मिल जाती है और उसकी शिनाख्त खुद ओंकार वर्मा कहते हैं हाँ, ये मेरी बेबी सिस्टर है जिसने मुझसे आखिरी बार 14 फरवरी को बात की थी। उसके बाद जो ब्लिंडा का फार्म हाउस है वहाँ पर खुदाई होती है और कुछ अवशेष मिलते हैं जिनसे ये साबित होने लगता है कि हाँ, 5 लाशों को पहले यहाँ दफनाया गया था और उसके बाद एक एक करके मौका मिलने पर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। दोस्तों, ये बहुत लंबा चला ट्रायल था। 2015 में ट्रायल चला इसका। बहुत सारे सबूत पुलिस को जुटाने पड़े। हालांकि इकबाल जुर्म कर लिया था केनेथ रीगन ने। केनेथ रीगन अब ताउम्र जेल में ही रहेगा अपने साथियों के साथ। और किस तरह से उसने पूरे घटना को अंजाम दिया कि किसी को शक ना हो। उसने न सिर्फ कैसे मारना है पहले तय किया, बल्कि उसने ये भी देख लिया कि कैसे पता न चले, कैसे लाश को दफनाना है, किस तरह से एक ऐसी फार्म हाउस वाली दोस्त बनानी है जिसके फार्म हाउस का भी इस्तेमाल किया जाए और फार्म हाउस से हटाने के लिए उसको कहीं नौकरी दे दी जाए। तो प्लानिंग उसने बहुत अलग तरह से की थी। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज दुख है कि ये चौहान परिवार नहीं है, वो कंपनी भी अब नहीं है और वहाँ काम करने वाले लोग आज भी अनिल चौहान को याद करते हैं कि किस तरह से एक अच्छी खासा एक हंसता खेलता परिवार था। वो कंपनी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक ऐसा शख्स आता है वहाँ पर जो सबको हड़पने की कोशिश करता है और फिर सब कुछ उनकी भेंट चढ़ जाता है। तो उसने कहानी हमें बताती है कि हमें अनजान लोगों पर शक नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कुछ करना भी है तो पहले हम उस शख्स के बारे में पता कर लें। इतनी बड़ी कंपनी को बेचने की बात, उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, जेल से छूट कर आया एक शख्स आपके सामने डील लेकर आता है और आप उसके घर पर अकेले चले जाते हैं। वाकई बहुत हैरान करने वाली कहानी है। और आज भी ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के सबसे महंगे केसेस में से ये एक रहा, क्योंकि लाशों को ढूंढने के लिए और केनेथ रीगन को चेस करने के लिए पुलिस को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा और काफ़ी वक्त भी लगा। आज भी ये ब्रिटेन के सबसे महंगे केसेस में से एक माना जाता है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे मंच पर सुनना चाहेंगे।